गुड मॉर्निंग। हम लोग सामान्य अध्ययन के 9 खंड की कड़ी में आज करेंट की कक्षा में है। करेंट और विविधता को हम लोग देखेंगे। आ जाइए। करेंट और विविधता को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पिछले दिन करेंट और विविधता के जुलाई महीने चल रहे थे और जुलाई महीने का राष्ट्रीय संदर्भ की जानकारी दी गई थी। जब लोग अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ की जानकारी आपके समक्ष रखने का प्रस्ताव को पारित करते हैं, हालांकि करेंट एक ऐसा सेक्शन है, करेंट और मिसलेनियस, जो रोज आपके बगल से होकर गुजर जाता है और आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कल भी जब मैं समाचार देख रहा था तो एक बहुआयामी युद्ध अभ्यास, मल्टी डायमेंशनल मिलिट्री एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना और ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न हो रहा था डार्विन में। क्या नाम था उस युद्ध अभ्यास का? क्या नाम था उस युद्ध अभ्यास का? नाम कौन बताएंगे? उस युद्ध अभ्यास का नाम था पिंच ब्लैंक। तो आपके बगल से गुजर गया, लेकिन आपने उसे ध्यान से नहीं देखा। हालांकि परसों की बात है कि भारत और फ्रांस के बीच जो संयुक्त अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास वरुण, वो भी हुआ, लेकिन उसकी तुलना में पिंच ब्लैंक कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभ्यास तो नित्य दिन कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं, लेकिन 7-8 अभ्यास ऐसे अभ्यास हैं जिसे हर संभव स्थिति में ध्यान रखना है। इसी कड़ी में आपने अभी देखा होगा कि एक विधानसभा है जिसने शून्यकाल की शुरुआत की है अपने विधानसभा की गतिविधियों में। हालांकि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में भारतीयों की ही देन है। तो शून्यकाल होता क्या है कि जब सामान्य प्रश्नकाल समाप्त हो जाते हैं तो 12 बजे का अवधि में 12 बजे जो सार्वजनिक विषय पर लोगों की समस्या पर, वो भी त्वरित समस्या और उसका त्वरित समाधान के लिए यदि जो प्रश्न उठाए जाते हैं जिस काल में, उसे हम शून्य काल के नाम से जानते हैं। और संसदीय व्यवस्था में पूरे विश्व को भारत ने ही इस शब्द को दिया था। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा विधानसभा है जिसने हाल में इसको स्वीकार किया है। मेरे कहने का आशय है कि रोज आपके बगल से 4-5 परीक्षा उपयोगी करेंट और मिसलेनियस गुजरता है। आज कितना तारीख है? 6 चौड़चन है। तो आप लोग छुट्टी उट्टी क्यों मांगते हैं? जब रूटीन चला जाता है तो छुट्टी उट्टी मांगने की कोई वजह नहीं। हमको पता है आज चौड़चन है, हमको पता है कि आज और क्या है, तीज है, हम और कुछ है जी, एक और है गणेश चतुर्थी भी है। वाह, हमको सब पता है। ऐसा तो नहीं हम पढ़ाते हैं, सिंगमोत्सव पढ़ाते हैं, गोवा का फेस्टिवल पढ़ाते हैं, तो अपना फेस्टिवल मैं भूल जाऊंगा। गजब हाल है, ठीक है कि नहीं? छोटे मोटे पर्व त्योहार में छुट्टी की अपेक्षा मत रखो, और छुट्टी में तो छुट्टी की अपेक्षा कतई मत रखो। तो सर किस दिन छुट्टी की अपेक्षा रखे? जब मेरा मन होगा तब, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए नहीं आए तो नहीं आए, ठीक है। जिसको आना है आएगा, जिसको नहीं आना नहीं आएगा। ऐसे भी कल भी मैं शिक्षक दिवस के महान मौके पे जो आप लोगों ने बड़ा अच्छा आयोजन किया था और सभी ने अपनी अपनी भाव को अभिव्यक्त किया, विशेषकर पंडित जी का जो संस्कृत में भावोत्तेजक, ठीक है, भाषण है, और आप सबों का जो प्रयास है और निश्चित रूप से आप लोगों को और भी लीडरशिप क्वालिटी के इन्हांसमेंट में मजबूती प्रदान करेगा, ठीक है कि नहीं? खैर, कल मैं भी एक जगह था और ईश्वरीय विश्वविद्यालय है एक प्रजापति, वहां पर भी मुझे जाने का अवसर मिला। प्रजापति ब्रह्म कुमारी नाम सुना होगा। 134 देशों में वो संगठन है और कई तरह की क्रियाविधि में वो सम्मिलित है। विशेषकर जो मनुष्य का जो आध्यात्मिक ज्ञान है और भौतिक विकास के साथ कैसे समन्वय स्थापित रखा जाए, तो उस कड़ी में मुझे बुलाया था, तो मैं गया भी था।
तो वहां बहुत अच्छा एक मुझे मेरे सम्मान में स्वागत गान और वो एक क्या होता है दीप जलाते समय दीपक गान, वो कभी किसी दिन फुर्सत में आपको मैं सुना दूंगा कि बड़ा अच्छा उसने किया। तो वो सब भी आप लोग सीखिए कि जब इस तरह का आयोजन हो तो एक स्वागत गान होना चाहिए। कोई जो ही नहीं है कि चार लड़की आई या मारो देश पधारो अतिथि आवो हो, मारो देश पधारो अतिथि आवो हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आ जाइए। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उस स्वागत गान को बड़ा मन को शांति मिल रही थी उसको सुनने के बाद। स्वागत गान सुनने के बाद भी शांति मिलती है और दीपक गान के बाद तो मिल ही रही थी। तो वही मैं कहा कि ये सब भी आपके लीडरशिप का पार्ट होता है। जब भी इस तरह का सार्वजनिक आयोजन हो तो निश्चित रूप से शिरकत करनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। ये और बात है कि यदि आपको समूह में ही मिल रहा है कि मारो देश पधारो अतिथि आवो हो, तो उसी में खड़े हो जाइए, मारो देश पधारो अतिथि आवो हो, ठीक है कि नहीं। खैर मूल में आ जाइए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि करंट आपके पास से रोज गुजरता है और आप उसको अभी 4 से 6 तक, कल 4 था आज 6 तक, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। कहां हो रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा देश अमेरिका है, लेकिन करा रहा है कौन? भारत। अब भारत में कहां हो रहा है? हैदराबाद। इतना इंपॉर्टेंट, पूछेगा ही परीक्षा में। और इतना इंपॉर्टेंट, 2 तरह का अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्फ्रेंस होता है। एक ग्लोबल होता है और दूसरा इंटरनेशनल होता है। इंटरनेशनल भी अक्टूबर में होगा और ग्लोबल भी आयोजित हो रहे हैं। और ग्लोबल आयोजित कहां हुआ है? आ जाइए। ग्लोबल आयोजित कहां हुआ है? तो ग्लोबल का आयोजन किया गया है हैदराबाद में, अभी चल ही रहा है। ये 3 तथ्य जो अभी सुबह का मैंने आपको बताया है, ये निश्चित रूप से आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में शून्यकाल अपनी संसदीय परंपरा में लागू किया। इसके बाद एक बुद्ध विहार भी बनाया है, सबसे बड़ा बुद्ध विहार बनाया है। और अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जाकर उसका उद्घाटन भी किया है। और उस बुद्ध विहार जिस राज्य में बना है उसका नाम है महाराष्ट्र। सामान्यतः बुद्ध की भूमि हम बिहार को कहते हैं, ठीक है, लेकिन बुद्ध की भूमि बिहार में जो जहां बुद्ध को ज्ञान मिला था, बोध गया, तो वो बोध गया एक समय में युद्ध का महत्वपूर्ण केंद्र था। बुद्ध को ज्ञान मिला लेकिन युद्ध का केंद्र था। अभी कल भी किसी ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहा कि आज युद्ध की आवश्यकता नहीं है, बुद्ध की आवश्यकता है। बुद्ध मतलब शांति की आवश्यकता है, क्योंकि विगत 2 वर्षों से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ठीक है। और एक तरफ इजराइल और हमास। मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण एजेंसी आखिर सुरक्षा परिषद कर क्या रहा है, ठीक है। आ जाइए। उसे तो किस रूप में कार्य करना है ये हमारे जैसे लोगों को तो बताने की आवश्यकता तो नहीं है। उसे अपने दायित्व का स्वयं ज्ञान होना चाहिए कि हमें इस बिंदु पर क्या करना चाहिए। छोटे छोटे देशों में तो जाकर शांति सेना भेज करके तो शांति बहाल करने की प्रक्रिया में अग्रसर भूमिका निभाता है, लेकिन बड़े बड़े देशों के सामने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो अक्षम अपने आप को साबित होता है। ठीक उसी तरह से जैसे 1914 के बाद वुडरो विल्सन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक भी हैं और विश्व शांति के लिए 14 सूत्री उन्होंने प्रस्ताव को दिया था। और इसी क्रम में लीग ऑफ नेशन की स्थापना भी 1914 के बाद, 1914 के युद्ध के बाद 1918 में कराया था। 18-19 में जब इसका गठन हुआ, लेकिन अमेरिका स्वयं उसका सदस्य नहीं बना। फलस्वरूप क्या हुआ कि 20 सालों के बाद ही वर्साई की संधि का ईयर भी है 20 साल, जिसमें जर्मनी के विरुद्ध आपातकालीन शर्त। तो आ जाइए ना। अरे आपको निमंत्रण पत्र देंगे क्या? 4 बार कह दिए, हो गया क्या जवाब? एक तो विलंब से आते हैं। सुबह के सत्र में मूड खराब मत किया कीजिए। 6 बजे टाइम दे दे, 6 बजे पहुंचिए। हमारी क्लास करनी हो तो, नहीं तो आराम से रहिए।
चलिए आगे शुरू कीजिए, मूड ही खराब कर देते हैं लोग। आगे शुरू कीजिए। लिखेंगे जुलाई महीने, जुलाई महीना, जुलाई महीना अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। जुलाई महीने अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, हम लोग राष्ट्रीय संदर्भ पिछले दिन पढ़े थे। जुलाई महीने का राष्ट्रीय संदर्भ हो गया था। 5 बातें बताओ तो क्या क्या पढ़े थे जुलाई महीने में? तुम दोनों मिलके बताओ 5 बात। 5 बात जुलाई में क्या क्या पढ़ी थी? आरबीआई का प्रवाह पोर्टल, सर्वश्रेष्ठ बैंकर शक्तिकांत दास और 2, हाँ जी, प्रोजेक्ट नमन सैनिकों के सम्मान में। अच्छा ये तो जुलाई का नहीं, ये तो अच्छा प्रोजेक्ट पढ़ी, हाँ उसमें क्या था? प्रोजेक्ट पढ़ी में क्या था? प्रोजेक्ट पढ़ी में क्या था? उसका संबंध किससे? अरे सिंपली कोई चीज को जानिए तो वो प्रोजेक्ट है क्या और उसका संबंध किससे है। कोई पोर्टल है तो पोर्टल का अभी विधि मंत्रालय ने नोटरी पोर्टल भी जारी किया है, ठीक है कि नहीं? अन्य बातों में लास्ट में लिखा देंगे, आ जाइए, अन्य बातों में लिखा देंगे। और ये भी याद रखिएगा अभी राष्ट्रपति ने 23वां विधि आयोग का भी गठन किया है, खुश हो। और 23वां विधि आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, जिसकी अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाएगी। और यह भी ध्यान रखिए कि प्रत्येक 3 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन होता है और प्रत्येक 3 वर्ष पर विधि आयोग का गठन होता है। और विधि आयोग का जो गठन होता है उसका मूल काम होता है कि जो हमारे पुराने कानून है, जो औपनिवेशिक कानून है, हिस्टोरिकल कानून है, मतलब अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं, लेकिन क्या हुआ, इधर आई इधर आई इधर आई इधर, नया नामांकन लिए हैं तो पुराना नामांकन है कब से? पुराना नामांकन, पुराना नामांकन है। कितना दिन से पढ़ रहे हैं? 7 दिन से। मेरी क्लास किए हैं और ऐसे ही आते हैं। अच्छा जाइए बाहर और क्या 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 आइएगा। हाँ हाँ, मारो देश पधारो अतिथि आवो। तरीका सीखिए, तुम्हारे कमी स्टैंडिंग है। आ जाओ आ जाओ। हाँ तो मैं बता रहा था कि कहां पे थे हम लोग? ये लोग मूड ही खराब कर देता है। विधि आयोग, तो विधि आयोग का जो गठन होता है वो 3 वर्षों के लिए होता है। अब वित्त आयोग का जो गठन होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक है कि नहीं? और मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं होता है, लेकिन मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 70 वर्ष का होता है अधिकतम। किसी भी संगठन में, ठीक है, 70 वर्ष का नहीं है राष्ट्र में। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके भी न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। उसके न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष या 6 वर्ष के लिए नहीं होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 9 वर्ष के। और एक दिन बताए थे कि भारत के कौन से न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हुए थे? जल्दी बताओ। बताए थे, ठीक है कि नहीं? उसका नाम था नागेंद्र सिंह। और अभी जो वर्तमान में है वहां उसका उनका नाम है, ठीक बोल रही है, क्या नाम है? दलवीर सिंह, ठीक है, उसका नाम है, उनका नाम है दलवीर सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यही तो 2-3 तथ्य याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है? हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो 9 वर्षों के लिए। और भारत के कौन कौन से न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं? और तीसरा आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। किन्होंने बोला था? 15। तुमने बोला, वेरी गुड, ठीक है कि नहीं? 15 न्यायाधीश होते हैं। यही तो आपको याद करके रखना है
इतनी बात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में याद रह जाएगी तो बल्ले बल्ले है। साथ में विधि आयोग, भारतीय विधि आयोग के ऊपर हमने आपका प्रकाश डाला कि विधि आयोग प्रत्येक 3 वर्ष पर, और अभी 23वां विधि आयोग का जो अधिसूचना जारी की गई है, जिसको अन्य बातों में लिखाएंगे, चूंकि आजकल का फैक्ट है हम अभी जुलाई के महीने में है और यूट्यूब लाइव पे आपका फिर रिवीजन चल रहा है अप्रैल के महीने का। ठीक है, जनवरी से अप्रैल के महीने का विगत 1 सप्ताह 10 दिन में उसको कर दिया गया है अप्रैल। हालांकि जब भी यूट्यूब लाइव का कोई भी कक्षा हो, चाहे वो बायोलॉजी विज्ञान का हो या मिसलेनियस का हो, उसमें करंट के 10-15 तथ्य ऐसे होते हैं जो जरूर सिखाए जाते हैं या उसका रिवीजन कराया जाता है। कल भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक एआई फिल्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म है, क्या नाम है उसका, इरा, और एक एआई बेस्ड टीचर भी है जिनका नाम है आइरिस। ऐसे तथ्यों पे हमेशा नजर रख। यहां तक कि तो मैं कहूंगा कि इस फिल्म का क्या संदेश है, इस फिल्म के कौन से एक्टर हैं, हम तो अभी 5 सेकंड लगेगा आपको लिखवा देंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा स्वयं के स्तर से भी क्यूरियस होइए कि इस इरा फिल्म के निर्देशक कौन है, कौन इसके नायक और नायिका हैं, क्या संदेश दे रहा है यह फिल्म। ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में करंट और मिसलेनियस में पूछे जाते हैं। ठीक है कि नहीं। और इसी कड़ी में आज मैं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में जो पहला तथ्य बता रहा हूं वह है संघाई सहयोग संगठन। वो क्या है, संघाई सहयोग संगठन, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये क्यों लगा दिया, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय जुलाई 2024। हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं। पहला तथ्य है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सहयोग संगठन, जिसे हम एससीओ के नाम से जानते हैं। संघाई सहयोग संगठन की जो हाल में बैठक हुई है वो कहां हुई, तो कहां हुई लिखेंगे, संघाई सहयोग संगठन की बैठक हाल में अस्ताना कजाकिस्तान में हुई। अस्ताना कजाकिस्तान में हुई। कहां हुआ, अस्ताना। कितने देश है, कितने देश है एससीओ में, कितने देश हो गए, 10। 10वां कौन हो गया है, वेरी गुड। ठीक है कि नहीं। रोज आपको यूट्यूब लाइव पे मैं ये क्वेश्चन देता हूं, फिर भी वही ढाक के 3 बात। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अस्ताना, और इसका गठन हुआ था 2001 में। इस संगठन का गठन कब हुआ था, 2001 में। कहां बैठक हुई, अस्ताना कजाकिस्तान में। बैठक कब हुई, 2001 में। और याद रखिएगा वर्तमान में इस संगठन में कितने देश हैं, 10। और 10वां कौन हुआ है, हाल ही में 10वां कौन हुआ, हाल ही में 10वां हुआ बेलारूस। जिसकी राजधानी कहां है, मिन्स्क। जिसकी राजधानी है मिन्स्क, और जो सीआईएस का भी कैपिटल है, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। इतनी बात आप जरूर जानिए इस परिप्रेक्ष्य में। पहला लिख लेंगे संघाई सहयोग संगठन की बैठक अस्ताना कजाकिस्तान में संपन्न, या इसी तरह से लिख लीजिए ना, 2001 में गठन। इस संगठन का गठन कब हुआ, 2001 में। कोई जरूरी है कि लैंग्वेज पूरा देना है। अब सुनिए, वर्तमान में कितने देश हैं, 10। वर्तमान में कितने देश हैं इस संगठन में, 10। 10वां कौन बना, बेलारूस। उसकी राजधानी कहां है, मिन्स्क। ये विविधा हो गया। ये क्या हो गया, हमारी कक्षा किस चीज की है, करेंट और विविधा, तो ये विविधा हो गया।
इसकी राजधानी हो गई मिन्स्क, और मिन्स्क किसका कैपिटल, किसका हेडक्वार्टर है? CIS। ये CIS क्या है? ये CIS है कि सोवियत संघ का जब पेस्टोरिका और ग्लासनोस्त नीति के कारण 1991 में जब इसका विभाजन हुआ तो 15 देशों में सोवियत संघ बट गया। एक समय यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था, प्रांत था, और आज देखो कि जब स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दोनों है तो किस तरह से युद्ध कर रहा है। ठीक है, दोनों के मध्य नफरत का ज्वार कितना अधिक है। और इसी संदर्भ में बौद्ध धर्म का गीता धम्मपद में कहा गया है कि नहीं बेरन बेरानी समंतिदम कुदाचनम अबेरानी च समन्ते इस धमा सरंतनम। इस संसार में बैर बैर से शांत नहीं होता है, इस संसार में वैर जो है अवैर से शांत होता है। मतलब यदि कोई तुमसे हिंसा पर उतारू है तो तुम उसको अहिंसा का पाठ पढ़ाओ। गांधी महान इसीलिए थे कि उन्होंने हिंसा का जवाब घनघोर अहिंसा से दिया। घनघोर अहिंसा का मतलब कि स्वयं को पीड़ा सहा, शारीरिक पीड़ा सहा, उसका प्रतिपाद तक नहीं किया। गांधी का अनुयायी को आप देखेंगे, यदि किसी पुराने पिक्चर को पिक्चराइज करके आजकल तो उसका मोबाइल पिक्चर तैयार कर दिया जाता है, तो उसमें गांधी के अनुयायियों पर ब्रिटिश हुकूमत लाठी बरसाती थी, धरती को पकड़े रहता था, लेकिन कभी भी, और कहता था कि भारत माता की जय, गांधी बाबा की जय, लेकिन कभी भी प्रतिकार नहीं करता था उसका। ये प्रतिकार करना भी हिंसा था, सहनशीलता हिंसा थी। गांधी के हिंसा को जब तुम समझोगे तो खुद को बहुत मजबूत पाओगे। फिलहाल अभी हम लोग वहां पे नहीं हैं, ठीक है कि नहीं। हम लोग अभी दूसरे संदर्भ में हैं, और इसी दूसरे संदर्भ की कड़ी में मैंने CIS कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट की बातें की, ठीक है कि नहीं। कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट की बातें की, और ये सोवियत संघ से विकसित होकर हुआ था जो विविधा है। हालांकि अब इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं रह गई, तो इसीलिए मैं लिखवाना नहीं चाह रहा हूं। 3 लाटवी गणराज्य थे जो इससे अलग थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। वो ज्योग्राफी के कड़ी में मैं आपको बता देता हूं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर, तथ्य नंबर 2, तथ्य नंबर 2 लिखेंगे। अच्छा, एक और मैं पूछना चाहूंगा, क्या हुआ जी, मैं एक और पूछना चाहूंगा कि भारत इसका सदस्य है कि नहीं है, और भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी है। और भारत और पाकिस्तान कब बना इसका सदस्य? वेरी गुड, 2017 में भारत और पाकिस्तान इसका सदस्य बना। ये मौखिक तथ्य है, सुनने वाला है। हर चीजें कॉपी में लिखी है संभव नहीं है, तो फिर मूल चीज गायब हो जाएगा। अब मूल चीज 2 ही है कि 10वां सदस्य SCO का कौन बना? बेलारूस। और इसका अभी हाल में बैठक कहां हुई? अस्ताना। आप लोग चूंकि बहुत मजबूत दिमाग के हैं, ज्यादा बातें लिखा दूंगा तो भी मूल बातें ही गायब कर दीजिएगा, तो मूलधन गायब, आप ब्याज के चक्कर में रहिएगा तो क्या होगा? NPA हो जाएगा, नॉन परफॉर्मेंस एसेट, जो बैंक में होता है, ध्यान रखना। आगे आ जाएंगे हम लोग। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाए, ये दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के साथ, हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के साथ समुद्री जहाज समझौता किया, समुद्री जहाज समझौता किया। समुद्री जहाज समझौता किया, ठीक है, याद रखिएगा। भारत किसी देश के साथ यदि जलवायु परिवर्तन पे कोई समझौता कर रहा हो, भारत किसी देश के साथ यदि ग्रीन एनर्जी पर कोई समझौता कर रहा हो, ठीक है, भारत किसी देश के साथ यदि ब्लू इकोनॉमी पे कोई समझौता कर रहा हो, तो वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखेंगे। ब्लू इकोनॉमी का संबंध समुद्री अर्थव्यवस्था से है, और ग्रीन एनर्जी बताने की आवश्यकता नहीं है कि ग्रीन एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति
नहीं पहुंचाता है। जो हमारे जितने रिन्यूएबल एनर्जी हैं, अक्षय ऊर्जा हैं, जिसको इरेडा देख रहा है, 1982 में इरेडा विश्व का पहला देश था जिसने इस तरह के संगठन बनाए थे और भारत में मिनिस्ट्री फॉर्म हुई थी, गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्री बना था। समझ जाओ, आज से 40 साल पहले 1982 में 42 साल पहले, मैंने 42 साल पहले हम उस पर काम करना शुरू किए। लेकिन हम विकास की दौर में, नवीनीकरण ऊर्जा के विकास की दौर में चौथा पांचवा स्थान पर हैं, जबकि हमसे कई देश हमारे बाद शुरू किया और हमसे आगे निकल गया, विशेषकर फ्रांस, विशेषकर जर्मनी, विशेषकर नॉर्वे, अमेरिका, चीन। ठीक है, ये सब ऐसे देश हैं जो हमसे आगे निकल गए। खैर, अभी हम उन बिंदुओं पे नहीं है। कल भी मैं एक क्वेश्चन रात में डील कर रहा था कि भारत को सबसे ज्यादा ऊर्जा किस क्षेत्र से आता है, तो तापीय विद्युत है, कोयला है। हमारा 60% कोयला से आज भी हम क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है कि नहीं। और 177 मिलियन टन 24-25 में हमने लक्ष्य रखा है। तो कोयला हमारे लिए, वो भी हमारा जो लक्ष्य है, वो तो जो हम कोयला उत्पादन करते हैं वो तो बिटुमिनस है। ठीक है कि नहीं, लिग्नाइट है, लास्ट वैरायटी का कोयला है जो नवेली में मिलता है। हमारा जो प्रमुख कोयला जो तापीय विद्युत में खर्च होता है, उस कोयला का नाम है एंथ्रेसाइट। उस कोयला का नाम है एंथ्रेसाइट, और वो कश्मीर में ही मिलता है सिर्फ। और विश्व में हम चीन से मंगाते हैं। तो चीन से कई मामलों में हमारी लाचारी भी है। हल्ला मचाना तो बहुत आसान है कि आप चीन के साथ व्यापार को बढ़ा रहे हैं। अरे व्यापार बढ़ा नहीं रहे हैं, वो हमारी आवश्यकता है। आप भी सरकार में आइएगा तो वही काम कीजिएगा। ठीक है कि नहीं। तो स्वाभाविक है, क्योंकि उसके बिना आपकी बिजली घर क्या हो जाएगी, ठप। अब बिजली घर ठप हो गई तो आपकी अर्थव्यवस्था ठप। चूंकि अर्थव्यवस्था की जो कोर धारा है वो कौन है, बिजली है, सड़क है, जो हमारा परिवहन तंत्र होता है। परिवहन तंत्र को तो ऐसे भी हम लोग अर्थव्यवस्था की रक्त धारा कहते हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जो अभी हमने आपको जानकारी में दिया है, पॉइंट नंबर 2, उसको पहले लिख ले तो लिखेंगे। चौथा अंतरिक्ष, विश्व का चौथा अंतरिक्ष मिशन, चौथा निजी अंतरिक्ष मिशन, विश्व का चौथा अंतरिक्ष यात्री मिशन एक्सियोम है। क्या नाम है उसका, एक्सियोम है। एक्सियोम है, कहां का है, इसको गाइडलाइन कौन देता है, नासा। और नासा कहां का अंतरिक्ष एजेंसी है, यूएसए का स्पेस एजेंसी। एक्सियोम क्या है, ये चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। ठीक है, इसको हर संभव स्थिति, ये जुलाई का फैक्ट है जिस पर नजर रखने की जरूरत है। टिक लगा लो, इस पर टिक लगाओ। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं, एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार है। हमारी परीक्षा में ये भी पूछे जाते हैं, किसी की दिवंगत कोई मृत्यु हो गई, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय किसी भी संदर्भ में, और बहुत प्रसिद्ध हो तो उन्हें जरूर याद रखना। जैसे इस्माइल कादरी, वो बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनकी किताबें भी एक लिखवाऊंगा। तो उनका हाल में निधन हो गया, तो ऐसे तथ्य भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह भी पूछा जाता है, कोई बहुत बड़े साहित्यकार, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर, हॉकी प्लेयर्स, या कोई भी यदि अपनी आत्मकथा, पॉलिटिशियंस या किन्हीं के ऊपर यदि कोई जीवनी लिखी हो, जैसे अभी अशोक चौधरी और उनकी पुत्री संभवी चौधरी ने माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो 9 बार बने हैं, 10वीं बार बनने की तैयारी में हैं, तो उनके ऊपर भी एक किताब लिखी गई है, और वो नाम है नीतीश कुमार जी के ऊपर, नीतीश कुमार जी की कहानी।
तो हाल में किसने लिखा है? तो अशोक चौधरी और संभावी चौधरी ने लिखा। संभावी चौधरी एमपी हैं और अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री है। कोई जरूरी नहीं है कि उनका मंत्रालय याद रखे, क्योंकि फिर बदल जाएंगे, ठीक है कि नहीं। आपको सिर्फ मुख्यमंत्री को याद रखना है कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, तो हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री रहेंगे। और है भी, उनके पास एक एंगल भी है, राजनीतिक मजबूरी लाचारी है तो अलग चीज है, लेकिन विकास का एंगल है। बहुत जगह पे मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिला है, और जो आज भी 72-74 साल में जो मेहनत करते हैं, 9:30 बजे अपने मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष में बैठ जाते हैं, ठीक है, और बिल्कुल 7 बजे से पहले तो कभी नहीं उठते। तो इस तरह का आज भी डेडिकेशन है। तुम लोग 2 घंटा पढ़ते हो तो आऊंगू हो जाता है, और सिर्फ बैठे रहना भी, बैठने से भी थकावट हो जाती है, ठीक है कि नहीं। कभी सीधे तुम बैठ करके देखो तो भी थकावट हो जाएगी। पढ़ने में तो चलो मेंटल एक्सरसाइज भी हो रहा है, लेकिन बैठे रहोगे तो उससे भी क्या होता है, मन भारी हो जाता है, तन भारी हो जाता है। मूल बिंदु पे आ जाइए, आगे लिखेंगे। तीसरा पॉइंट नंबर 3, हाल ही में इस्माइल कादरे, हाल ही में इस्माइल कादरे, इस्माइल कादरे प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, जिन्होंने द जनरल ऑफ डेड आर्मी नामक पुस्तक लिखी, उपन्यास लिखी, जिन्होंने जनरल ऑफ डेड आर्मी, इस्माइल कादरी, इस्माइल कादरी, जनरल ऑफ डेड आर्मी या जनरल कमांडर ऑफ डेड आर्मी, माने मृत सैनिक का जनरल कमांडर, ठीक है। जनरल ऑफ डेड आर्मी नामक उपन्यास लिखी, और हाल ही में उन्हें फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया, लीजन ऑफ ऑनर। लीजन ऑफ ऑनर कौन सा देश देता है? फ्रांस। हाल ही में उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, हाल ही में इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान का क्या नाम है? लीजन ऑफ ऑनर। कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लीजन ऑफ ऑनर, लीजन ऑफ ऑनर। जैसे हम लोग क्या क्या मिलता है बताओ? हम लोग क्या पद्मश्री मिलता है नीचे, सबसे नीचे। अभी पद्मश्री का अप्लाई भी चल रहा है, 15 सितंबर तक डेट है, ठीक है। तो पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, पद्म विभूषण है उसके बाद, और उससे ऊपर भारत रत्न है, ठीक है। तो ये भी एक ही रिड़की क्या पदों का, पद्मश्री, पद्मश्री से ऊपर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, यह भी आपकी परीक्षा में कभी कभार पूछा जा सकता है। और तब है भारत रत्न। ये नागरिक सम्मान है, ये नागरिक सम्मान है जिसकी शुरुआत कब से हुई थी बताओ? 1954 से इस नागरिक सम्मान की भारत में शुरुआत हुई थी, ये विविधा हुआ, ठीक है। और सबसे पहले 3 भारतीयों को 3 भारत रत्न प्रदान किए गए थे। उनमें राजगोपालाचारी का सबसे पहले नोटिफिकेशन हुआ था। फिलहाल अभी हम नागरिक सम्मान में नहीं है, अभी हम लोग कहां पे हैं? हम लोग अभी इस्माइल कादरे में। अभी भारत रत्न में जाएंगे तो भारत रत्न में ही घुसे रह जाएंगे। हर जगह काफी व्यापक है, उसके विषय में मिसलेनियस में बताते भी रहते हैं। फिलहाल तो आपको यह याद रखना है कि इस्माइल कादरे कौन है? कौन है? उपन्यासकार है। हाँ ठीक है, साहित्यकार है, बेकार है जो है।
और इन्होंने कौन सी उपन्यास लिखी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए? द जनरल ऑफ डेड आर्मी, जनरल कमांडर ऑफ डेड आर्मी नामक किताब लिखी, मृत सैनिक का कमांडर। ठीक है। और दूसरा, हाल में क्यों चर्चित रहे? तो हाल में ये चर्चित रहे क्योंकि इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर, ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, लीजन ऑफ ऑनर कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करता है? क्या मानिएगा? फ्रांस। या ऐसे भी दे देगा, थोड़ा टफ करेगा तो 4 दे देगा नागरिक सम्मान विभिन्न विभिन्न देशों का। इधर दे देगा देश, कहेगा मिलाइए जुलाइए हिलाइए डुलाइए। तो ऐसी स्थिति में आप फंस जाएंगे। पद्म सम्मान दे देगा, कहां का? भारत का। पद्म सम्मान कहां का? भारत का। लीजन ऑफ ऑनर निशाने टाइप का यदि रहा कोई सम्मान तो पाकिस्तान का है। निशाने पाकिस्तान उसका सर्वोच्च सम्मान है, जो हमारे एक प्रधानमंत्री को भी दे चुके हैं। क्या नाम था उनका? मोरारजी देसाई, जो डिप्टी कलेक्टर थे पहले। उनके पिताजी की अंतिम आकांक्षा थी कि बेटा पॉलिटिक्स वगैरह तो है ही, देश की आजादी वगैरह में तो हिस्सा लेते हो, सब तो ठीक है, लेकिन कोई पद पकड़ लो। अब पद क्या है? तो पद उन्होंने पकड़ा डिप्टी कलेक्टर का। और पहला प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी। अभी तक भारत में 2 ही प्रशासनिक सुधार आयोग बना। एक 1969 में बना, ले लो, पलंग उलंग ला दे, तकिया उकिया, 10 मिनट पढ़ रही हो, ऐठन शुरू हो गया। ठीक है, ठीक है। तो 1969 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके पहले अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। और सबसे पहले मोरारजी देसाई ने ही लोकपाल, उच्च स्तर पे भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए जो ओम्बड्समैन संस्था थी, उसका भारतीय रूप था लोकपाल। और लोकपाल के गठन का प्रस्ताव उन्होंने दिया था। ये विधेयक 7 बार आई थी। तब 2013 में अन्ना आंदोलन हुआ था। उस समय आप लोग बहुत छोटे 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 होंगे। ठीक है, सर इतना भी हम लोग छोटे नहीं थे। ठीक है। तो कहने का अभिप्राय है कि अन्ना आंदोलन के बाद ही भारत में लोकपाल, प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष बने थे, जो आज विविधा भी है। फिलहाल अभी हम लोग वहां पे नहीं है। अजय मानिक राव लोकपाल वर्तमान, वो सब नहीं है। हम लोग अभी कहां पे हैं? हम लोग अभी इस्माइल कादरे में हैं। लेकिन जो भी बात मैं सुबह के सत्र में बोलता हूं, वो समझो कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। वो गागर में सागर होता है, इसलिए जब वीडियो जाए तो उसको एक बार जरूर देख लो, फिर से एक बार मनन चिंतन करो, उस पर आधा 1 घंटे का समय दो, तब जाकर तुम्हारी वो कक्षा कमांड में आएगी। हम अभी जिस बिंदु को देख रहे थे, वह बिंदु था इस्माइल कादरे हो ही गया। सब चीज तो पढ़ ली है कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। नेक्स्ट, चौथा लिख देंगे। अति महत्वपूर्ण है कि 2024 में जलवायु परिवर्तन पर 2024 में जलवायु परिवर्तन पर 2024 में जलवायु परिवर्तन पर COP29 का पूरा नाम क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप का पूरा नाम क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 का सम्मेलन कहां होगा? बाकू में होगा। अब बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए। बाकू कहां है? अजरबैजान की राजधानी। वेरी गुड, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 कहां होगा? बाकू में। और बाकू कहां है? अजरबैजान की राजधानी। यह विविधा हो गया, अजरबैजान की राजधानी। और किस लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए प्रसिद्ध है। तेल के लिए प्रसिद्ध है।
ये सब को भी ध्यान रखना। जैसे लिखता हूं उसी तरह से भी लिख दीजिएगा। बातें तो चीजों को तो मैं समझा ही देता हूं, नहीं बस उसको ध्यान करके रख लेना है। हर के साथ हर है। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए। बाकू किसकी राजधानी है? अजरबैजान की। बाकू में क्या हो रहा है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कौन सा हो रहा है? 29। लेकिन 28 अभी भूलना मत। 28 हुआ था दुबई में। अब 28 कहां हुआ था? कॉप 28 हुआ था दुबई में। दुबई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात में, ठीक है, दुबई में। ओके, याद रखिएगा। फिलहाल अभी यह याद रखना है, जब भी कोई बैठक वैठक हो तो जरूर याद रखिए। अभी जैसे मैं बताया कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैठक हैदराबाद भारत में संपन्न हो रही है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है और हैदराबाद ट्यून सिटी भी है। ट्यून सिटी में क्या है बताओ? एक है सिकंदराबाद, एक है हैदराबाद। और हैदराबाद में 4 मीनार भी है और हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय भी है, ठीक है। तो ये हैदराबाद के संबंध में जो मिसलेनियस फैक्ट है उसको जरूर ध्यान में रखिए। नोट में लिख दो, नोट में लिखो। हाल ही में ग्लोबल एआई सम्मेलन, ग्लोबल एआई सम्मेलन हैदराबाद में संपन्न हुआ। हैदराबाद में संपन्न हुआ। हैदराबाद में संपन्न हुआ। हैदराबाद में संपन्न हुआ, ठीक है। फिर लिखो नोट में ही और टिक लगा लो। अति महत्वपूर्ण है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अक्टूबर 2024 में कहां होगा बताओ? दुबई में होगा। कहां होगा? दुबई अक्टूबर 2024 में दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं न रहेगा। क्या नहीं कंफ्यूजन रहेगा? ग्लोबल है तो हैदराबाद में है नहीं, और इंटरनेशनल है तो दुबई। हालांकि दोनों का शाब्दिक भाव एक ही है वैश्विक स्तर पर, लेकिन अंग्रेजी में जब दो शब्द है तो दो शब्द को क्या करना है? नहीं मैनू तो सर ये समझा, तन्नू तो मेरे को ये बताया, मैनू तो ये समझा। मैनू तन्नू नहीं चलना है। यहां पे सीधी बात किया हूं कि ग्लोबल एआई सम्मेलन कहां? हैदराबाद। और इंटरनेशनल सम्मेलन कहां है एआई पर? ठीक है कि नहीं? और एआई में सबसे उत्कृष्ट देश कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। ठीक है कि नहीं? इन सब बिंदुओं को जरूर ध्यान में करके रखो। आजकल तो एआई का जमाना है, ठीक है। हम लोग जो चैट बॉट वगैरह जो देख रहे हैं सब क्या है? सब एआई बेस्ड है। हर समस्या का समाधान है। तुम ये भी लिख दोगे उसमें कि मेरा भविष्य क्या है, क्या रणनीति, मैं ये तो नहीं बताएगा, लेकिन ये बता देगा कि मेरे भविष्य की क्या, किसी व्यक्ति के सफल होने के लिए कौन सी रणनीति होनी चाहिए, तुरंत दे देगा 5 है। देखे हो? ठीक है। हाँ, यूज करते हो तुम तो जरूर यूज करता होगा, ठीक है। वेरी गुड। मूल बिंदु पे आ जाइए, ठीक है। मूल बिंदु यह है कि अभी हम ये दो, हालांकि ये दोनों बातें अभी भविष्य की बातें हैं, ये जुलाई की बातें नहीं है। ये जुलाई की बातें नहीं थी। ये किसकी बातें थी? भविष्य की। मतलब एक तो अक्टूबर में होगा और एक सितंबर की है। अभी चल ही रहा है। आज अंतिम दिन है, चौरचन के दिन अंतिम दिन है। पूछेगा परीक्षा में, याद कर लीजिएगा। फिर तुम हमको इससे खतरनाक तरीके से देखता है कि हम तो बेहोश हो जाते हैं। आगे लिखो नेक्स्ट।
अति महत्वपूर्ण है, यह भी अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को रूस का यात्रा करने के बाद, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को रूस का यात्रा करने के बाद वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, एंड्रयू समझ गए, लीजन ऑफ ऑनर कहां का, और ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू रूस का, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, यह किसे दिया गया, यह भारत के पीएम को दिया गया। हालांकि यह किसी सम्मान के मोहताज नहीं है, जिस देश में भी जाते हैं एक न एक सम्मान लेकर आते हैं। वो तो कल सिंगापुर से आए हैं, लेकिन वहां उन्होंने कोई सम्मान नहीं बटोरा, नहीं तो वहां से भी सिंगापुर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान को ले ही आते। तो ध्यान रखिए, यह इंपॉर्टेंट है कि किस देश का सम्मान हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ, ठीक है कि नहीं, इसे जरूर याद रखिएगा। जब वो पहली बार आए थे तो 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत किया था उन्होंने। एक का नाम है जनधन योजना, और वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना है, 50 करोड़ उसमें खाताधारी है, और यही हल्ला उड़ा कि प्रधानमंत्री जी उसमें 15 लाख सबको जमा कर देंगे। और हमारी जनता भी कितनी महान है कि उन वादों पर विश्वास भी कर लेती है। कोई 2-4 हजार रुपया किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 है, 8,000 रुपया बढ़ाना है। विगत 6 महीने से मंथन चल रहा है कि उसमें जो एक्स्ट्रा 75,000 करोड़ रुपए जो आएंगे वो कहां से आएंगे, ठीक है कि नहीं। और जबकि 2,000 बढ़ाना है, 11 करोड़ किसानों को हम देते हैं। बिहार में 92 लाख किसानों को हम लोग किसान सम्मान निधि योजना देते हैं, ठीक है कि नहीं। और पूरे देश में 11 करोड़ को किसान सम्मान निधि योजना मिलती है, उसमें 6,000 मिलती है, 3 किस्त में मिलती है, ठीक है कि नहीं। 2019 में यह योजना शुरू, सरकार के जो भी महत्वाकांक्षी योजना चल रहे हैं और कब से चल रहे हैं एकदम ध्यान रहना चाहिए। इकोनॉमिक्स में मैं बताता भी हूं, और सामान्य दिनों अभी नहीं बता रहे हैं, अभी तो बता ही रहे हैं कि जनधन योजना की शुरुआत कब से हुई, 2014 से। और 2014 में एक और महत्वपूर्ण योजना चली थी कि जब उन्होंने अपनी सॉइल को माता कहा था। जैसे गाय हमारी माता है, ये तो बरसों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, ठीक है। गंगा हमारी माता है, गंगा हमारी माता मतलब क्या, माता मतलब हमारी जननी, और जननी को हम कभी भी डिस्ट्रॉय ना करें। उसी तरह से हमारे ये क्या है, ये हमारा धरती माता है, सॉइल, जिसमें सॉइल है। 3D संरचना में सॉइल होता है और 2D संरचना में भूमि को कहते हैं। याद रखिए कि ये सॉइल की फर्टिलिटी, गाय के विषय में कहा जाता है कि गाय का 1 ग्राम गोबर 3 लाख से 5 लाख करोड़ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवाणु को जन्म देता है। और उसको यदि आप खेतों में देंगे तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है। मूल बिंदु पे हमारी जो एक खेती, अभी सरकार ने कहा है कि हम 1 करोड़ किसानों को लक्षित किए हैं 2024-25 में। उस खेती का नाम है प्राकृतिक खेती। हालांकि यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था, यह कॉन्सेप्ट कौन दिया था बोलो, फुकुओका ने दिया था। जापानी कृषि अन्वेषक था फुकुओका। और भारत में इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने में डॉक्टर सुभाष पालेकर की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है कि नहीं। यह ऐसा नहीं है कि कोई आज से चल रहा है। अभी कल भी मैं एक सेमिनार में भी मैं बताया कि जहां पर मेरे सम्मान में दीप और क्या कौन सा बड़ा अच्छा गीत गाया था। आप लोग को भी कहूंगा भविष्य में कभी इस तरह के कोई कार्यक्रम हो तो उसको जरूर उसमें इंट्रोड्यूस कीजिए। तो उसमें एक टॉपिक था प्राकृतिक शाश्वत जैविक कृषि। तो मैंने बताया भी कि शाश्वत मतलब ही होता है चिरंतनशील, जो हजारों वर्षों से होते आ रहे हैं।
और प्राकृतिक यौगिक, यौगिक का मतलब वो क्या होता है? यौगिक, योग, 6 दर्शनों में एक दर्शन है योग, और आज बाबा रामदेव के कारण सबसे लोकप्रिय दर्शन है। क्यों? क्योंकि बाबा रामदेव अब कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि सुबह उठ के ही योग कीजिए, खाना खाने से, या यदि भूखा है, भूखा महसूस कर रहे हैं तो योग कर सकते हैं, किसी भी समय योग कर सकते हैं। योग का लोकतंत्रीकरण करने का श्रेय बाबा रामदेव को जाता है, जिनका दावा है कि बहुत सारी बीमारी का इलाज हो जाता है। हालांकि होता भी है, लेकिन उनका अपना बीमारी जो एक ठो है, आंख मारने वाला बीमारी, वो उनका इलाज नहीं कर पाया। ठीक है, तो योग मतलब प्रकृति से जोड़िए अपने आप को। और प्रकृति किससे बना है? क्षितिजल पावक गगन समीरा। और ये जो क्षितिजल पावक गगन समीरा में हवा और पानी है, सब लोग चाहते हैं कि शुद्ध हो, लेकिन सब अशुद्ध करते हैं। आपका पूरा शरीर ही क्या है? एक कॉन्सेप्ट मैं कहीं पढ़ा था, सजीव प्राणी का कॉन्सेप्ट। तो प्राणी तो ऑलरेडी सजीव होता है बायोलॉजी में। नहीं, प्राणी रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन करने वाला ही प्राणी नहीं है सजीव प्राणी। सजीव प्राणी का मतलब यह है कि हम जब तक शुद्ध हवा नहीं लेंगे, शुद्ध पानी नहीं लेंगे, तब तक हम सजीव नहीं हो सकते। हम लोग मृत हो रहे हैं। हम लोग क्या हो रहे हैं? देखते हो, 18 साल का लड़का हवा उड़ा हुआ है, इसको देखो 16 साल का लड़का है, कहीं से भी 16 साल का लगता है, 16 साल में तो एकदम रूप लावण्य चू रहा होगा। ठीक है कि नहीं? बस नीचे केवल बाल्टी लगाना होगा, कि वो जो रूप लावण्य छुएगा उसके नीचे बाल्टी लगा देना है, भर जाएगा वो, 10 मिनट में रूप लावण्य भर जाएगा। देखते हो, ये सब 18 साल 19 साल का देखो तो लगता है कि कितना दिन से भूखा प्यासा है, कोई रोटी सोटी नहीं दिया है इसको। नहीं, आप ठीक है, आपको देखकर लगता है कि आप खाए पिए परिवार से आए हैं। ठीक है, इसलिए आप उस पर हंस सकते हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए, और सबका करने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल अपने मूल में रहिए। तो ही अभी हमने कहा, फिर मैंने कहा कि प्राकृतिक खेती में जाएंगे तो उसी में रहेंगे। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? देखो, हर क्षेत्र अपने आप में क्या है, उसमें अनंत ज्ञान है, और सब ज्ञान तुमको जानना है। अभी प्राकृतिक खेती का 1 करोड़ लक्ष्य, वो परीक्षा में पूछ सकता है। प्राकृतिक खेती का अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक कौन है? फुकुओका है, वो परीक्षा में पूछ सकता है। प्राकृतिक खेती भारत में कौन उसके जन्मदाता है? तो सुभाष पालेकर है, वो आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। 5 तत्वों पर आधारित प्राकृतिक खेती है, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, जीवास्त्र, ये सब आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बीच में अंतर यही है कि जैविक खेती में हम लोग प्रोम, ट्राइकोडर्मा, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जैविक रसायन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती में बिल्कुल प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ खेती। मूल में अभी मैं बीपीएससी में इंटरव्यू भी ले रहा था, तो वहां पर भी मैंने कई लड़कों से, अधिकारी लड़कों से पूछा, जो भविष्य का अधिकारी था, उससे मैंने पूछा कि बताओ जी, ठीक है, कि गंगा के किनारे ही जैविक खेती क्यों करते हैं? एक लड़का, ऐसा लगता है कि किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सही ज्ञान नहीं दिए जाते हैं। एक एग्रीकल्चर एमएससी पीएचडी, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर एक ने नहीं मुझे संतुष्ट किया कि सर जैविक खेती जैविक खेती रसायन मुक्त खेती है, और रसायन मुक्त होने के कारण हमें गंगा को शुद्ध रखना हमारी प्राथमिकता में है। क्योंकि 2014 से हम नमामि गंगे परियोजना चला रहे हैं, उसके शुद्धिकरण के लिए हम उसके किनारे जैविक खेती परियोजना चलाना सरकार ने यह निर्णय लिया। इतना बताने में उसका प्राण छूट रहा था। ठीक है कि नहीं? सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को वहां से छोड़ देना था, उसमें कुछ तथ्यों को डाल देना था, खत्म बातें। तो सीधे देखने लगता है बड़ा लाचारी की तरह। कुछ तो रोने भी लगती है, एक आध लड़की सब तो रोने भी लगती है। वो उस समय स्थिति, और उसको लगता है कि हम रो देंगे तो और कम नंबर मिलेगा, 15, किसी भी लायक नहीं है आप। नौकरी हमेशा आपकी सक्षमता, आपकी योग्यता, आपकी पर्सनैलिटी, आपके आत्मविश्वास, आपके नेतृत्व क्षमता, ठीक है, आपके उठने बैठने के ढंग, आपके बातचीत करने के तरीके, इससे मिलती है। और इन सब चीजों को जितना जल्दी हो सके इनहांस कीजिए। यदि भविष्य में और बड़े पदों पे जाना चाहते हैं, अभी तो बहुत छोटे पदों पे हैं जिसपे कहीं कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है कि नहीं, लेकिन भविष्य में इसके बाद यदि आप कहीं जाना चाहेंगे तो उसके लिए अपने आप को तैयार करिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में आगे। कहां थे हम लोग? हो गया, फिर लिखे लास्ट के कड़ी में, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। हाल ही में चर्चित चितवन राष्ट्रीय उद्यान
चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में है, त्रिशूल नदी के किनारे। चितवन, चितवन, चितवन। क्या जी, फिर हमको तुम गौर से देख रही हो, फिर मेरा फोटो खींचोगी क्या? अद्भुत, इसने जो कल फोटो बनाया अद्भुत था। मेरा बाल का आकार तक, कि बाल ऐसे रहता है, अद्भुत कल्पना है। ठीक है कि नहीं? हमको बड़ा शौक था कि हम गायक होते, हमको बड़ा शौक था कि हम चित्रकार होते, हमको बड़ा शौक था कि हम उपन्यासकार होते, लेकिन कुछ नहीं हो गए, बेकार हो गए। कार तो जुड़ गया, लेकिन न तो चित्रकार बने, न साहित्यकार बने, न उपन्यासकार बने। आगे लिखो, एक ही रील का है, कहानी खत्म। आगे लिखो, कहां थे हम लोग जी? हाँ हाँ हाँ, कहां है? नेपाल में है। लास्ट, भूलेंगे नहीं, नेपाल में हो गया। तो त्रिशूली नदी के किनारे, पेपर पढ़िएगा तो और अच्छा रहेगा। त्रिशूली, ठीक है, त्रिशूली, त्रिशूली। नेक्स्ट, अति 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 महत्वपूर्ण है। अभी नहीं लिख देना अति 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 महत्वपूर्ण है, लिखो ना अति महत्वपूर्ण है। हाल ही में नाटो की बैठक, नाटो, हाल ही में नाटो की बैठक, हाल ही में नाटो की बैठक, हाल ही में नाटो की बैठक अमेरिका में, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुई। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुई। किसकी बैठक? नाटो। सर ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, सुन लीजिए। ये साम्यवादी देशों के भय से निराकरण के लिए नाटो का गठन 1949 में किया गया। किसके भय से? साम्यवादी देशों के मुकाबला करने के लिए। और कालांतर में कई साम्यवादी देश ही इसके सदस्य हो गए। साम्यवादी देशों से फाइट करने के लिए 1949 में इसकी स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय था ब्रुसेल्स। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। कल एक ब्रू बताए थे, ब्रू जनजाति जिसने पहली बार लोकसभा में हिस्सा लिया था, रात में बताए थे। वेरी गुड, त्रिपुरा, याद रखिएगा। कौन सी जनजाति ने भी पहली बार हिस्सा लिया, उसका गिनती हुआ? सोमपेन। कहां है वो सोमपेन? अंडमान निकोबार में, भूलना नहीं। टोडा जनजाति, नीलगिरी, सोमपेन, जोरबे, ओंगे, सेंटिनलेज, ये सब नेग्रिटो प्रजाति का है। सब कहां है? अंडमान निकोबार में। और सोमपेन का पहली बार गणना हुआ है और वो लोकसभा में हिस्सा भी लिया। तीसरा ब्रू जनजाति है, वो भी कल मैं बताया हूं रात में, ठीक है कि नहीं? कल 95 क्वेश्चन को करेंट मिसलेनियस का डील किया गया। सभी क्वेश्चंस अपने अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण थे, ठीक है कि नहीं? और परीक्षा के दृष्टि नहीं देखिएगा, वो क्लास का हिस्सा है, ठीक है कि नहीं? नहीं देखिएगा तो विकास के दौर में स्वयं पीछे छूट जाएगा। आपको सूचना मिली जाती है, यूट्यूब लाइव ग्रुप भी है। और कोई लाइव ग्रुप नहीं भी है तो आप यदि लक्ष्य का जो जाता है वो यदि सब्सक्राइब किए, नोटिफिकेशन है तो अपने आप आ भी जाता होगा कि आज क्लास है। तो उस समय आजकल तो तकनीक का जमाना है। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो ये जो आपका ब्रुसेल्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यह भी याद रखिएगा कि अभी हाल में इसकी बैठक कहां हुई? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका में 2 वाशिंगटन है, ये है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। और दूसरा, इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य हैं। और अभी 32वां सदस्य कौन हुआ है? अभी हाल में 32nd हुआ है स्वीडन। इतनी बात तो कम से कम आपको ये हुआ है हाल में बैठक, इतनी ही बात तो आपको याद रख लेना है बस। इतनी बातें कम है सर, इतनी बात रहती है गायब हो जाती, ठीक है? कितना हुआ?
तो नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई, साम्यवादी देशों से फाइट करने के लिए हुई, क्लियर। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में है, क्लियर। इसकी बैठक हाल में कहां हुई? वाशिंगटन डीसी में है, क्लियर। कुल कितने सदस्य हैं? क्लियर। 32वां कौन है? स्वीडन, क्लियर। खत्म। अब लिखो अन्य बातें। आज की कक्षा का लास्ट है अन्य बातें, जिसको बूस्टर फैक्ट कहते हैं। बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। हाल ही में ब्रिटेन में, हाल ही में ब्रिटेन में कीर स्टामर, कीर स्टामर, कीर स्टामर लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बनाए गए। कीर स्टामर, कीर स्टामर लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बनाए गए। जुलाई महीने का है। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बनाए गए। कनाडा में पहली बार किसी महिला को, कनाडा में पहली बार किसी महिला को, कनाडा में किसी महिला को सर्वोच्च चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद दिया गया। सर्वोच्च चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद दिया गया। हाँ जी, देखो कनाडा जैसा विकसित देश में भी पहली बार महिला किसी शीर्ष स्थान पे जा रही है। पहली बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद पर नियुक्ति की गई। उसका नाम है, उसका नाम लिख देंगे, कैरिग, कैरिग ननन। कैरिग लिखो, कैरिग ननन, कैरिग ननन। किस देश की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनी है? किस देश की बनी है? कनाडा की बनी है। ठीक है, फिर लिखो हाल ही में, हाल ही में, थक गए लिखते लिखते। ठीक है, तुमको तो भूख उरकती नहीं होगी। चलो ठीक है। विश्व, हाल ही में विश्व शांति बुद्ध विहार, विश्व शांति बुद्ध विहार, विश्व शांति बुद्ध विहार कहां? महाराष्ट्र। वेरी गुड, महाराष्ट्र में बनाया गया, महाराष्ट्र में बनाया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया। राष्ट्रपति ने किया, राष्ट्रपति ने किया। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति ने हाल ही में, राष्ट्रपति ने हाल ही में क्या क्या अभी तो बताए थे, 23वां विधि आयोग का गठन किया। इतना जल्दी आप लोग भूल जाते हैं। 23वां विधि आयोग का गठन किया। अब ब्रैकेट में लिख दो, 3 वर्षों पे होता है। 3 वर्षों पर विधि आयोग का गठन होता है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल की संसदीय परंपरा को आरंभ किया। संसदीय परंपरा को आरंभ किया। ठीक है, वाह, तुम लोग का नाम आज पेपर में आया है जी। कौन दिया था न्यूज?
मेरा भी नाम दिया है। वाह, मेरा भी नाम दिया है, तुम लोग के ग्रुप में भेज दूंगा। हमारा नाम कैसे छोड़ देगा? ठीक है, क्या लिखे? मेरा भी नाम निकला है, मेरा भी, तुम्हारा भी है। और कहाँ थे हम लोग? अभी पूछे सर मेरा है, आप देखना पड़ेगा, लिखा हुआ मुकेश, बगल में भावना कुमारी। चलिए खैर, कहाँ थे हम लोग? हिमाचल प्रदेश में शून्यकाल की संसदीय परंपरा की शुरुआत हुई, और आज के अंत में भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में, भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में वरुण 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 नौसैनिक अभ्यास, सैनिक अभ्यास, देखो ना, वरुण नौसैनिक अभ्यास एवं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारतीय वायुसेना, लिख दो वहां, भारतीय वायुसेना और ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारतीय वायुसेना लिखो, भारतीय वायुसेना और ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारतीय वायुसेना और ऑस्ट्रेलिया के बीच पीच ब्लैंक, पीच ब्लैंक, पीच ब्लैंक, पीच ब्लैंक, पीच ब्लैंक अभ्यास संपन्न हुआ। ठीक है, बस। तो आज के लिए यह कक्षा चौड़चन के अवसर पे मैंने आपको करेंट और मिसलेनियस का दिया। अभी जुलाई समाप्त नहीं हुआ है, जुलाई का एक खंड और बाकी है जो कल समाप्त करेंगे, और कल आपकी कक्षा सुबह के सत्र से आरंभ होगी और 2 बजे तक होगी। तो चौड़चन का अपना ठकुआ उकुआ लेके आइएगा, ठीक है, प्रीखिया वगैरह। और चौड़चन कहीं भी नहीं मनाया जाता है मिथिला को छोड़ करके, तो आशा है कि ठकुआ और प्रीखिया आप लोग कल लेकर आएंगे, और 2 बजे तक हमारी कल और परसों कक्षा रहेगी। जानकारी में रहती ही है, टाइम को बढ़ा ही दिए हैं सर, पहले 12 किए, फिर 1 किए, अब 2 बजे एक छोड़िएगा, हो सकता है 2:30 बजे भी छोड़े, 3 बजे। तो जब तक कि मेरी पूरी बात समाप्त नहीं हो जाए, हम तो 6 दिन के पाठ्यक्रम को कवर करते हैं, 2 दिन में बीच में तो लेते ही रहते हैं। तो इस तरह से इन बिंदुओं को ध्यान रखना। आज की भी कक्षा और साथ में रात की जो कक्षा होती है यूट्यूब लाइव, उसको निश्चित रूप से करें, क्योंकि उसके कई फैक्ट का रिवीजन होता है, तो आपको मजबूती प्रदान करेगा और लगेगा कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, और नहीं तो सब कुछ अनकंट्रोल लगेगा। सबका रूटीन तय है, अपनी अपनी जगह पे आप लोग चले जाएंगे, ठीक है कि नहीं? अपनी अपनी जगह पे आप लोग चले जाएंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और विशेष नीरज जी आकर के आपको बता देंगे कि किसकी कहाँ कक्षा है। जो नए बैच है बी वाले, उसका नीचे क्या कैसे रूटीन है? नीचे लाइए, तो बी वाले नीचे जाएंगे। और अच्छा, और टीचर का लगा नहीं है, टीचर की अभी तक ही कक्षा थी, ठीक है, और बी बैच वाले नीचे चले जाएंगे, और सब शेष